Is my screen visible? Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. अपने अपने कल करा था अपन ने एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के अंदर अपन ने 3 करे थे, कैजुअल कॉलर्स तक करा था। एक्सटर्नल सोर्सेज का मतलब मैंने आपको बताया था, रिक्रूटमेंट 2 तरीके से होता है, एक होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट, एक होता है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। इंटरनल रिक्रूटमेंट जिसमें अपन प्रमोशन और ट्रांसफर करते हैं, जहाँ पे एक प्रमोशन का मतलब एक एम्प्लॉय को नीचे की पोस्ट से ऊपर की पोस्ट पे शिफ्ट करना विथ इंक्रीज सैलरी, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ट्रांसफर का मतलब शिफ्टिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट और फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब एट अ सेम स्केल, मींस इट इज अ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। ये अपन ने सीखा था इंटरनल के अंदर। देन एक्सटर्नल के अंदर, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मतलब बाहर से फ्रेश ब्लड, फ्रेश टैलेंट को लेकर आना। इसमें अपन ने 3 पॉइंट पढ़े थे। फर्स्ट पढ़ा था डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब जो अनस्किल्ड लेबर्स के लिए किया जाता है कि ऑफिस के नोटिस बोर्ड के ऊपर अपन रिक्रूटमेंट प्लेस कर देते, मतलब नोटिस बोर्ड प्लेस कर देते हैं, नोटिस बोर्ड पे एक नोटिस लगा देते हैं और वहाँ पे ऐसे डायरेक्ट जो जॉब सीकर्स होते हैं वो अपनी एप्लीकेशन लगा के और अप्लाई कर देते हैं जॉब के लिए। दूसरा अपन ने पढ़ा था लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर अगेन अनस्किल्ड लेबर्स के लिए कि मैं इन कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्टैक्ट करता हूँ और इन कॉन्ट्रैक्टर्स से जितने भी नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अनस्किल्ड वर्कर्स मुझे चाहिए वो वर्कर्स में डिमांड कर लेता हूँ और ये लोग मुझे प्रोवाइड करते हैं। थर्ड अपन ने पढ़ा था कैजुअल कॉलर्स। कैजुअल कॉलर्स जो रैंडम अपने पास में पूरे पूरे ओवर द ईयर्स मेरे पास में जितनी भी जॉब एप्लीकेशन हुई है, उन जॉब एप्लीकेशन से मैं वो स्क्रूटनाइज करके जो मेरी जॉब की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको मैं इसके अंदर बुलाता हूँ फॉर इंटरव्यू पर्पस। एंड फोर्थ, नाउ अब यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज? Employment exchanges run by the government are regarded as a good source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs. In some cases, compulsory notification of vacancies to employment exchange is required by law. Thus, employment exchanges help to match personal demand and supply by serving a link between job seekers and employers. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या होता है? यहाँ पे दोनों जने अपने आप को जाके रजिस्टर करते हैं। जो एम्प्लॉइज हैं वो भी अपने आप को जाके रजिस्टर करते हैं, जो जॉब सीकर्स हैं जिनको जॉब चाहिए वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं, और जिनको जो जॉब प्रोवाइडर्स हैं वो भी अपने आप को जाके रजिस्टर करते हैं। ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो एक लिंक की तरह काम करता है बिटवीन जॉब सीकर्स एंड एम्प्लॉयर्स। ये दोनों जनों को मिलाने का काम करता है। अब जैसे मल्टीपल, जैसे मान लो 100 जॉब सीकर्स हैं, 100 जॉब सीकर्स अपने आप को जाके रजिस्टर करा कर आ गए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। अब मेरी कंपनी को 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है, तो मैं मेरी जो कंपनी का जो मेन मैनेजर है वो मैनेजर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाएगा, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाके अपनी रिक्वायरमेंट्स बताएगा और मेरी रिक्वायरमेंट्स, मेरी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग इनके यहाँ पे जो भी रजिस्टर्ड जॉब सीकर्स हैं उनकी डिटेल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज मुझे प्रोवाइड कर देगा, हम दोनों को कनेक्ट करवा देगा एक बार, और फिर हाँ, मतलब मेरा मैनेजर का और जॉब सीकर का दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा, तो वो दोनों आपस के अंदर डिस्कस कर लेंगे सारी डिटेल। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम क्या होता है कि जॉब सीकर्स को और एम्प्लॉयर्स को दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है? द रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज आर ऑफन नॉट अप टू डेट एंड मेनी ऑफ द कैंडिडेट रेफर्ड बाय देम मे नॉट बी फाउंड सुटेबल। जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं वो बहुत पुराने होते हैं, क्योंकि काफी सालों तक लोग अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करके रखते हैं, फिर जब उनकी जॉब लग जाती है तो जॉब का नोटिस, मतलब ये जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस होते हैं ये फॉलो अप एक्शन नहीं लेते। फॉलो अप एक्शन का मतलब कि ये रेगुलरली बेसिस के ऊपर जो भी जॉब सीकर्स हैं उनसे कांटेक्ट में नहीं रहते कि आप अभी भी जॉब ढूंढ रहे हो या आपको जॉब मिल चुकी है, आपने कोई और क्वालिफिकेशन एड ऑन करी है नहीं करी, आपका एक्सपीरियंस आप एड ऑन करवाना चाहते हो नहीं करवाना चाहते, इस तरीके की कोई भी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको ये लोग अपडेट नहीं करते, ये पुराना डेटा अपने पास में रखते हैं। तो जो इनके पास से जो डेटाबेस मिलता है वो या तो बहुत पुराना होता है या
वो जो एम्प्लॉई है वो अपने लिए सुटेबल ही नहीं होता, गलत इन्फॉर्मेशन होती है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि जनरली ये क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा रन किया जाता है। अभी प्राइवेट वाला भी आएगा, अपन आगे पढ़ेंगे। Then next, fifth point, advertising on television. The practice of telecasting of vacant position over television is gaining importance these days. The detailed requirement of the job and the qualities required to do it are published along with the profile of the organization where vacancy exists. आजकल वही जैसे अपन अखबार के अंदर देते हैं वैकेंसीज के लिए, वैसे टेलीविजन के ऊपर दे देना। Then next, internet web publishing. Internet is becoming a common source of recruitment these days. There are certain websites specially designed and dedicated for the purpose of providing information about both job seekers and job openings. Example, Naukri.com. In fact, websites are very commonly visited both by prospective employees and the organization searching for suitable people. ये वेब पब्लिशिंग अपन सब जने जानते हैं, Naukri.com, Monster.com, Shine.com, मल्टीपल ऐसे वेबसाइट्स है जहाँ के ऊपर जहाँ पे जॉब प्रोफाइल शेयर की जाती है। लिंक्डइन, आज के टाइम में जो लिंक्डइन है वो प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करने के लिए बना हुआ है। तो ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपनी जॉब सीकर्स और जॉब ओपनिंग्स दोनों चीजें रजिस्टर्ड होती है, दोनों जने वहाँ पे विजिट भी करते हैं। तो जिसको जो कॉम्पिटेबल जॉब लगती है कि जो उसके अकॉर्डिंग कॉम्पिटेबल जॉब है, वो वहाँ से अप्लाई कर सकता है। देन नेक्स्ट, एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स। वही वाला पॉइंट है जैसे जो अपन ने टेलीविजन वाला पॉइंट करा, जैसे अपन टेलीविजन के ऊपर देते हैं वैसे ही अखबार के अंदर भी जो क्लासिफाइड वाला पेज आता है, हर अखबार के अंदर एक क्लासिफाइड पेज आता है। क्लासिफाइड पेज के अंदर सब यही तरीके के रिक्वायरमेंट्स की एडवर्टीजमेंट आते हैं कि इतनी इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज की जरूरत है, यहाँ पे ये वैकेंसी निकल रही है, यहाँ पे ये वैकेंसी निकल रही है, यहाँ पे ये मकान खाली है। इस तरीके के सारे जो एड्स होते हैं वो एक पेज होता है हर अखबार के अंदर क्लासिफाइड के नाम से। उस क्लासिफाइड पेज के ऊपर इस तरीके की सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट होती है, प्लस कई सारी प्रोफेशनल जर्नल्स भी आती है। प्रोफेशनल जर्नल्स क्या होती है, मतलब ऐसे जैसे अपनी स्कूल के अंदर अपनी स्कूल की जो एंस्लम हेरल्ड करके जो अपनी बुक चलती है, ऐसे प्रोफेशनल जर्नल्स भी आती है। कई सारी मल्टीपल प्रोफेशनल जर्नल्स आती है जहाँ के ऊपर जिसमें अलग अलग कंपनी के रिक्रूटमेंट के एडवर्टीजमेंट प्रिंटेड होते हैं। तो एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़पेपर और ट्रेड और प्रोफेशनल जर्नल्स इज जनरली यूज्ड व्हेन अ वाइडर चॉइस इज रिक्वायर्ड। एडवांटेजेस क्या है इसके, more information about the organization and job can be given in the advertisement. Advertisement gives the management a wider range of candidates from which to choose. Obviously advertisement अगर मैं अखबार में दे रहा हूँ या जर्नल में दे रहा हूँ, कहीं पे इस तरीके की जगह पे दे रहा हूँ, तो वो तो पूरा ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्कुलेट हो रहा है। तो जो चूज करने का, एम्प्लॉयज को चूज करने का जो क्राइटेरिया, जो एरिया है, वो एरिया एक्सटेंड हो जाएगा। मल्टीपल लोग जगह से मेरे पास में लोग अप्लाई कर सकेंगे, मेरे को मल्टीपल टैलेंट्स देखने को मिलेंगे। और डिसएडवांटेजेस क्या है, इट मे ब्रिंग इन अ फ्लड ऑफ रिस्पॉन्सेज एंड मेनी टाइम्स फ्रॉम क्वाइट अनसुटेबल कैंडिडेट। और इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि मेरे को एमबीए क्वालिफिकेशन मांगी है, साफ साफ लिखा हुआ है कि एमबीए मिनिमम एलिजिबिलिटी लिमिट है एमबीए की। मैंने एमकॉम करा हुआ है, मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। बीकॉम करा हुआ है किसी ने, वो भी अप्लाई कर रहा है। 12th करी हुई है, वो भी अप्लाई कर रहा है। क्योंकि होता ही है, ये चीज जनरली होती है कि जब भी आप अखबार के अंदर कोई एडवर्टीजमेंट देखते हो और आप जॉब सीकर हो, तो आप रैंडमली अप्लाई कर देते हो। क्या पता इसके अलावा कोई दूसरी और कोई जॉब हो, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो अगर अपने को 5 एम्प्लॉयज की जरूरत है और एप्लीकेशन रिसीव हो रही है 5000, तो उनको स्क्रूटनी करना, स्क्रीनिंग करने के अंदर प्रॉब्लम आती है। स्क्रीनिंग करने में बहुत टाइम खराब होता है कि मेरे को रिक्वायर्ड, मेरे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो तो बहुत लिमिटेड है, और जो रिसीव्ड एप्लीकेशन है वो बहुत इन नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन रिसीव हो गई। तो ये इसका एक डिसएडवांटेजेस है। देन नेक्स्ट, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब कि जो एम्प्लॉयज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो अपने किसी कलीग को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी रिलेटिव को वो रिकमेंड करे कि मैं इस जॉब के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, अपनी स्कूल में काम कर रहा हूँ। अब स्कूल के अंदर कोई सीए की जरूरत पड़ती है, मेरा यंगर ब्रदर सीए है, तो मैंने उसको रिकमेंड कर दिया। अब वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में कनेक्टेड नहीं है,
मगर मैंने उसको रिकमेंड कर दिया कि सर मेरा भाई है वो सीए है, आप उससे ये काम करवा सकते हो। तो ये रिकमेंडेशन से स्कूल के प्रिंसिपल ने उसको बुलाया, अपॉइंट कर लिया, सब कुछ सही हो गया। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब कि आप अपने जो ऑलरेडी वर्किंग एम्प्लॉयज हैं वो अपने रिलेटिव या फ्रेंड्स को किसी को रिकमेंड करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर अगर जॉब रिक्रूटमेंट होता है तो दिस इज ऑल्सो अ एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। Applicants introduced by present employees or their friends and relatives may prove to be a good source of recruitment. Such applicants are likely to be good employees because their background is sufficiently known. A type of preliminary screening takes place because the present employees know both the company and the candidate and they would try to satisfy both. ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट था रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉइज का। देन नेक्स्ट पॉइंट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जो मैंने आपको बताया जो एम्प्लॉय पॉइंट, ये इट इज रन बाय गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का था। और यही अगर प्राइवेट का आएगा, प्राइवेट जो होता है वो प्राइवेट क्या कहलाता है, प्लेसमेंट एजेंसी एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो इन टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एरियाज प्राइवेट एजेंसी एंड प्रोफेशनल बॉडीज अपीयर टू बी डूइंग सब्सटेंटिव वर्क। प्लेसमेंट एजेंसीज का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट एजेंसीज प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सनल डिमांड एंड सप्लाई। These agencies compile biodata of large number of candidates and recommend suitable names to their client. Such agencies charge fee for their services and they are useful where extensive screening is required. देखो कई एजेंसी के अंदर जो फीस चार्ज करते हैं वो कैंडिडेट से भी चार्ज करते हैं, कई एजेंसी केवल ऑर्गेनाइजेशन से चार्ज करती है, कई एजेंसी जो है वो दोनों जने से चार्ज करती है, कैंडिडेट से भी चार्ज करती है और ऑर्गेनाइजेशन से भी चार्ज करती है। ठीक है, देन नेक्स्ट, these professional recruiters can entice the needed top executive from other companies by making the right offer. ये जो एजेंसीज होती है वो दूसरी कंपनी के लोगों को भी अट्रैक्ट करने का काम करती है, दूसरी कंपनी के वर्कर्स को भी अट्रैक्ट करने का काम करती है बाय गिविंग देम टॉप ऑफर। जैसे ए कंपनी में अगर कोई काम कर रहा है और बी कंपनी में कोई रिक्वायरमेंट है, तो जो ये मैनेजमेंट कंसल्टेंसी है वो ए कंपनी के किसी एम्प्लॉय को ऑफर प्रोवाइड करेगा कि अगर आप बी कंपनी में स्विच करोगे तो आपको ये एडिशनल फैसिलिटीज मिलेगी ओवर एंड अबाउट दी ए कंपनी। ठीक है, तो इस तरीके का काम भी ये प्लेसमेंट एजेंसीज करती है। Then management consultancy firms helps the organization to recruit technical, professional and managerial personnel. They specialize in middle level and top level executive placement. They maintain data bank of persons with different qualification and skills. Management consultant वर्ड यूज किया जाता है टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजर लोगों के लिए, और प्लेसमेंट एजेंसीज के अंदर मतलब हर तरीके के एम्प्लॉयज, स्किल्ड अनस्किल्ड हर तरीके के एम्प्लॉयज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। ये जनरली ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है और जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता है। देन 10th पॉइंट, कैंपस प्लेसमेंट। Campus placement, recruitment from educational institution is a well-established practice of business, which is referred to as campus recruitment. Campus recruitment आप लोग सब जने जानते होंगे, सबने सुना होगा campus recruitment क्या होता है, कि कंपनीज अलग-अलग बड़े-बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेस के अंदर आती है और कॉलेजेस में रिक्रूटमेंट, कॉलेजेस से रिक्रूटमेंट करके लेके जाती है। कॉलेज के अंदर वो पहले ऑर्गेनाइजेशन कौन-कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज के अंदर आ रही है, इसका आपके कॉलेज के अंदर इंफॉर्मेशन होता है कि किन किन कंपनी के क्या क्या डिमांड्स है, कि कौन कौन सी कंपनी किस किस रिक्वायरमेंट के लिए आपके कॉलेज के अंदर आ रही है। सारे जितने भी आपके कॉलेज के एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने आप को रजिस्टर कराते हैं फॉर कैंपस रिक्रूटमेंट, और कैंपस प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर कराने के बाद में जब कंपनी आपके आती है, आपका इंटरव्यू लेती है, आपको स्क्रूटनाइज करती है और आपको कैंपस से लेके चले जाती है। कैंपस से लेके जाने का मतलब कैंपस में ही आपको सेलेक्ट करके आपको ऑफर लेटर देके चली जाती है। तो दिस इज नोन एज कैंपस प्लेसमेंट। ये जनरली एमबीए कॉलेजेस के अंदर, इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर और सीए में, जैसे सीए में भी कॉन्वोकेशन डे मतलब सॉरी, जब आपकी सीए की डिग्री कंप्लीट होती है, आप फाइनल आपको सीए फाइनल के अंदर आप क्लियर हो जाते हो, सीए फाइनल में क्लियर होने के बाद में कैंपस रिक्रूटमेंट के फॉर्म निकलते हैं। तो कैंपस रिक्रूटमेंट में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सिटीज के अंदर कैंपस रिक्रूटमेंट होता है, वहां पे मल्टीपल कंपनीज आती है और आपको आके पिक करके लेके जाती है। So this is known as campus recruitment.
colleges and institutes of management and technology have become a popular source of recruitment for technical, professional, and managerial jobs. Many big organizations maintain a close link with the universities, vocational schools, and management institute to recruit qualified person for various jobs. ठीक है, वही वाला पॉइंट समझा रहा है कि कैंपस रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि कंपनी अलग अलग एजेंसी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स के साथ में टाई अप करके रखती है, उनके साथ कंटिन्यू कांटेक्ट में रहती है, और जैसे ही उनका डिग्री कंप्लीट होती है, उनका रिजल्ट आने वाला होता है, उस टाइम के ऊपर कंपनी कैंपस प्लेसमेंट में आके कैंपस प्लेसमेंट करके और अपने जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन है उनको लेके चली जाती है। देन नेक्स्ट, एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में अब देखो, जो अपन ने जैसे पहले इंटरनल सोर्सेज के मेरिट और डिमेरिट पढ़े थे, अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के मेरिट एंड लिमिटेशंस पढ़ेंगे। फर्स्ट मेरिट, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट. If a company taps external sources, the existing staff will have to compete with the outsiders. They will work harder to show better performance. ये चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। कोई भी नया बंदा आता है, अगर कोई भी नया एम्प्लॉय आता है, तो जो पुराने एम्प्लॉयज है वो और अच्छे से काम करना चालू कर देते हैं, जिससे नए बंदे के सामने वो हल्के ना पड़े। ऑर्गेनाइजेशन में ये शो करने के लिए, मैनेजमेंट में ये शो करने के लिए कि जो ऑलरेडी उनके काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, वो नए बंदे, जो नया एम्प्लॉय जिसको आप लेकर आए हो, उससे तो हम ही ज्यादा अच्छे हैं, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल हमारे को ज्यादा मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू न्यू एम्प्लॉय। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट क्रिएट करता है। सेकंड, वाइडर चॉइस. अब जब अपन इसके डीमेरिट्स पढ़ेंगे ना, तो यही रिवर्स होकर डीमेरिट भी बनेगा। मैं आपको जब डीमेरिट करेंगे तब बताऊंगा। अब ये सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, वाइडर चॉइस. वाइडर चॉइस सिंपल सा पॉइंट है। वाइडर चॉइस का मतलब, इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में तो क्या हो रहा था कि जो मेरे लिमिटेड 10, 12, 15 एम्प्लॉयज मेरे यहाँ पे काम कर रहे हैं, उन 15 एम्प्लॉयज में से मुझे एक को सेलेक्ट करना था। और जो एक्सटर्नल सोर्सेज है उसमें मेरे को वाइडर चॉइस मिल रही है। उसमें ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मेरे पास में अप्लाई कर सकते हैं, तो मेरे पास में जो चॉइस है वो चॉइस मेरी इंक्रीज हो गई। तो वाइडर चॉइस है। when vacancies are advertised widely, a large number of applicants from outside the organization apply. The management has a wider choice while selecting the people for employment. Simple सा point है ये। Third, qualified personnel. By using external sources of recruitment, the management can attract qualified and trained people to apply for vacant job in the organization. क्वालिफाइड पर्सन का मतलब कि एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट से मैनेजमेंट जो भी हाईली क्वालिफाइड और ट्रेंड लोग हैं, सीधा उनको रिक्रूट कर सकती है उसी अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट प्लेस करके। जैसे एडवर्टीजमेंट के अंदर ही उन्होंने लिख दिया कि भाई मेरे को ये क्वालिफिकेशन चाहिए और मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अब जो एम्प्लॉय आएगा मेरे पास में, वो ऑटोमेटिकली 10 साल ट्रेंड एम्प्लॉय आएगा। 10 साल जिसके पास में एक्सपीरियंस नहीं है वो मेरे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये क्या हो गया, मेरे को बेनिफिट हो गया कि मेरे को डायरेक्ट ट्रेंड और क्वालिफाइड एम्प्लॉय मिल रहा है। और ये चीज किसके थ्रू पॉसिबल है? ओनली एंड ओनली थ्रू external sources of recruitment. Last point, fresh talent. The present employees may be insufficient or they may not fulfill the specifications of the job to be filled. External recruitment provide wider choice and brings new blood in the organization. ये वाला point तो common point है कि जो external recruitment है उससे क्या होता है, अपनी organization में fresh blood आता है, fresh talent आता है, और जो मेरे करंट एम्प्लॉयज हैं तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मुझे उनके साथ काम नहीं करना पड़ता। मेरे को एक वाइडर चॉइस प्रोवाइड होती है और फ्रेश टैलेंट आने की स्कोप क्रिएट हो जाते हैं। देन इसका लिमिटेशंस देखेंगे। कॉस्टली प्रोसेस। अब अगेन, अब एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, कॉस्टली होता है। अगर मैं टीवी में एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, प्लेसमेंट एजेंसीज के पास जा रहा हूँ, मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास जा रहा हूँ, पेपर एडवर्टीजमेंट दे रहा हूँ, वेब पब्लिशिंग करवा रहा हूँ, तो इन हर जगह पे करने में क्या मेरे पैसे खर्च होते हैं ना, जगह जगह पे हर जगह पे मेरा पेमेंट लगेगा। तो इट इज अ कॉस्टली प्रोसेस। मेरे को अगर बाहर से फ्रेश टैलेंट को लेकर आना है तो उसको लाने के अंदर मैंने आपको बताया था कि कई ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है वो वन वे फेयर भी देती है कि जैसे अगर आपकी कंपनी दिल्ली में है और कोई जयपुर का कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो जयपुर से दिल्ली तक आने का जो एक्सपेंडिचर है वो कंपनी बेयर करेगी। तो कई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये वन वे फेयर वाला सिस्टम भी होता है कि वन वे आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। तो ये बहुत कॉस्टली प्रोसेस होता है ये। अगर मेरे को इस तरीके से कोई रिक्रूटमेंट करना है तो पढ़ लो एक बार। इट इज वेरी कॉस्टली टू रिक्रूट स्टाफ फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज।
a lot of money has to be spent on advertisement and processing of application. Simple है. Then next lengthy process. अब जब मैं external sources of recruitment से recruitment करूँगा external sources से, तो ये क्या होता है, लेंदी प्रोसेस होता है. मतलब एक पूरा लंबा टाइम पीरियड होता है. जैसे अपनी स्कूल में भी वैकेंसी निकलती है तो 1 महीने पहले नोटिस निकल जाता है. 1 महीने जो भी आपका इंटरव्यू डेट है या जो भी आपके रिटर्न एग्जाम की डेट है, उस एग्जाम की डेट से 1 महीने पहले से आपका रिक्रूटमेंट आ जाता है अखबार के अंदर. अलग अलग अखबार में, अलग अलग प्रेस जर्नल्स में, वेब पब्लिशिंग पे, अलग अलग जगह के ऊपर आपके स्कूल का एडवर्टीजमेंट आना चालू हो जाता है कि हमारी स्कूल में इतने इतने टीचर्स की, इस सब्जेक्ट के टीचर्स की वैकेंसी है. 1 महीने तक एप्लीकेशन रिसीव होती रहती है. उसमें से स्क्रूटनाइज करके अपन एक डेट डिसाइड करते हैं. उस डेट के ऊपर पहले रिटन टेस्ट होगा, फिर जीडी होता है, जीडी के बाद में पर्सनल इंटरव्यू होता है, फिर क्लास डेमो होता है, देन क्लास डेमो होने के बाद में रिक्रूटमेंट होता है. तो ये मतलब मैं मेरा ही बता रहा हूँ, मेरे रिक्रूटमेंट के अंदर 1.5 मंथ का टाइम लगा था. मतलब जिस दिन से मैंने अप्लाई करा उसके बाद से 1.5 मंथ. तो स्कूल तो उसके पहले से ऑर्गेनाइज कर रही होगी, जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है वो उसके पहले से ऑर्गेनाइज कर रही होगी. तो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रिक्रूटमेंट करने के लिए 2-2.5 महीने तक का टाइम जाता है. 2-2.5 महीने तक ये प्रोसेस पूरा चलता है. उसके बाद रिक्रूटमेंट होता है प्रॉपर तरीके से. देन नेक्स्ट, डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ. अब ये जो मैं आपको बता रहा था ना कि कॉम्पिटिटिव स्पिरिट का नेगेटिव बन के ये आपका डिमेरिट भी बन जाएगा. तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और ये थर्ड पॉइंट डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ, ये एक दूसरे के अपोजिट पॉइंट है. डिससैटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग स्टाफ का मतलब क्या होता है कि अगर फ्रेश, मतलब हर बार जब भी कोई जॉब पोजीशन वेकेंट हो रही है, तो जॉब पोजीशन वेकेंट होने के ऊपर कंपनी बाहर से फ्रेश एम्प्लॉय को लेकर आ रही है. तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनके अंदर क्या होगा, एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं कितना भी मेहनत से काम करूंगा, इस ऑर्गेनाइजेशन में मैं कितने भी एफर्ट्स दूंगा, मैं कभी भी ग्रो नहीं करूंगा. जब भी कोई ऊपर की पोजीशन खाली होगी, कोई बाहर से नया बंदा आके उसके ऊपर बैठ जाएगा. तो मतलब मेरा तो कभी प्रमोशन होगा ही नहीं, मेरे तो ट्रांसफर्स होंगे ही नहीं, मैं कभी प्रमोट नहीं होऊंगा ऊपर की पोस्ट पे. तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग जो स्टाफ है उसमें एक डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट हो जाएगा. फिर वो भी क्या करेगा, वो भी स्विचिंग करना चालू कर देगा कि जब मुझे मालूम है कि मेरा इस कंपनी के अंदर तो प्रमोशन होगा ही नहीं, और मेरे को करंट पोस्ट के ऊपर काम करते हुए 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब मुझे अपग्रेडेशन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, दूसरी कंपनी में स्विच करेगा अपग्रेडेड पोस्ट के ऊपर. अगर वो यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो वो सीधा नेक्स्ट जो दूसरी कंपनी में अप्लाई करेगा, वहाँ पे मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेगा. तो ये इसका जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट वाला पॉइंट है, इसका नेगेटिव मतलब इसका अपोजिट पॉइंट है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट मे लीड टू डिससैटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय. दे मे फील दैट देयर चांस ऑफ प्रमोशन आर रिड्यूस्ड. ठीक है, ये पॉइंट समझ आ गया आपको? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? मेरिट डिमेरिट एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट तक किसी को कोई भी डाउट? क्विकली. नो सर. नो सर. सब एकदम सिंपल टॉपिक था, मतलब इजी टॉपिक था. इसमें अभी ऐसा कुछ भी ऐसा हार्ड वाला पॉइंट नहीं है आपका, है ना? सारे बेसिक पॉइंट्स थे. इसके अब अपन एक बार देखो क्या दे रखा है, एमसीक्यू दे रखे हैं, नहीं दे रखे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं. अपन एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी कर लेते हैं इसके. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द प्रैक्टिस, एक सेकंड स्क्रीन फ्री हो रही है. हाँ, स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वाला, द प्रैक्टिस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज फॉलोड यूजुअली फॉर कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड जॉब, senior positions of industry as well as commerce, recruiting technological professional and managerial personnel, या highly educated people. डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाला जो पॉइंट पढ़ा था अपन ने एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर कौन कौन से किस तरीके की जॉब्स ज्यादा प्रेफर्ड होती है? अनस्किल्ड, कैजुअल वैकेंसीज. कैजुअल वैकेंसीज ऑफ स्किल्ड एंड मतलब अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब. तो फर्स्ट वाले का क्या हो गया, कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड जॉब. देन सेकंड,
The practice of direct recruitment is suitable for filling casual vacancies of unskilled or semi-skilled jobs when, अब ये देखो कोई complete the sentence है, इसको छोड़ दो. Third, many reputed business organizations keep a database of unsolicited applicants in the office. A list of such job seekers can be prepared and screened to fill the vacancy as they arise. The method of recruitment described is Casual callers. कैजुअल कॉलर्स. जो पुराने डेटाबेस में से अपन लोगों को बुलाते हैं, जो पुराना डेटाबेस अपने पास इकट्ठा हो रखा है उसमें से अपन जो लोगों को बुलाते हैं वो क्या कहलाता है? कैजुअल कॉलर्स. देन नेक्स्ट, most of the senior position of industry as well as commerce are filled by this method of recruitment. Quickly, most of the senior positions of industry as well as commerce are filled by this method of recruitment. Promotion and employment recruitment? नहीं, कैंपस रिक्रूटमेंट से क्या होता है? देखो, कैंपस रिक्रूटमेंट किसका होगा? आप खुद दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस यूज करो. कैंपस रिक्रूटमेंट कहाँ से होगा कि जो मैनेजमेंट के बच्चे हैं, मैनेजमेंट के बच्चे या जो भी जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो रिक्रूटमेंट करने के लिए, उनकी जस्ट पढ़ाई खत्म हुई है और पढ़ाई खत्म हुई है और वहां से आप रिक्रूटमेंट कर रहे हो, तो वो जितने भी कैंपस रिक्रूटमेंट होगा वो हमेशा किसका होगा? वो फ्रेश टैलेंट का होगा, वो फ्रेशर्स का होगा. कैंपस रिक्रूटमेंट से कभी भी ट्रेन्ड एम्प्लॉय या स्किल्ड एम्प्लॉय मतलब रिक्रूट नहीं होता. जो भी एक्सपीरियंस वाला बंदा है वो रिक्रूट नहीं होता. वहां से सिर्फ कौन रिक्रूटमेंट होता है? जो फ्रेशर्स है ना. सीनियर पोजीशन, हाँ गुड, सीनियर पोजीशन के ऊपर जो बैठते हैं, सीनियर पोजीशन के ऊपर वही लोग बैठते हैं जिनके पास में एक नंबर ऑफ इयर्स का एक्सपीरियंस होता है. और सीनियर पोजीशंस के लिए जो रिक्रूटमेंट होता है वो जनरली किससे किया जाता है? हमेशा एडवर्टीजमेंट से. जैसे स्कूल में प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर, सीनियर मैनेजर की पोस्ट जब वेकेंट होती है तो इनका जो रिक्रूटमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? एडवर्टीजमेंट के थ्रू होता है. क्योंकि एडवर्टीजमेंट में अपन प्रॉपरली लिख सकते हैं कि मिनिमम 10 years ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. 10 साल से नीचे के एक्सपीरियंस वाले बंदे हम सेलेक्ट नहीं करेंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट, द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय. ये कंप्लीट द सेंटेंस वाला पॉइंट है, रहने देते हैं इसको. नेक्स्ट, employment exchange done by the government are regarded as a good source of recruitment for unskilled and skilled operative jobs. Again same, जो गवर्नमेंट एक्सचेंजेस हैं वो अनस्किल्ड और स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब्स के लिए होते हैं. टेक्निकल, प्रोफेशनल और मैनेजर के लिए क्या अपन कहाँ पे जाते हैं? मैनेजमेंट कंसल्टेंट के पास में. ठीक है. फिलिंग द सीनियर पोजीशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू आती है और कैजुअल वैकेंसीज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू आता है. तो आपको ये जो जितने भी अपन ने पॉइंट्स पढ़े, इन सारे पॉइंट्स की डेफिनेशन एकदम टिप्स पे रटी हुई होनी चाहिए कि किस सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट से किस टाइप के लोगों को रिक्रूट किया जाता है. जैसे देखो अभी ये 4 पॉइंट दे रखे हैं ABCD. तो कैजुअल वैकेंसीज ऑफ अनस्किल्ड और सेमी स्किल्ड, ये किससे आएगा? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से आएगा. फिलिंग द सीनियर पोजीशन इन ऑफ इंडस्ट्री, ये किससे आएगा? एडवर्टाइजमेंट से आएगा. अनस्किल्ड एंड स्किल्ड ऑपरेटिव जॉब किससे आएगा? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से. और टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल, ये कहाँ से आएंगे? मैनेजमेंट कंसल्टेंट से. तो आपके डायरेक्ट आपको इस तरीके से दे रखा होगा कि भाई मेरे को ये वाले वर्कर्स चाहिए, तो ये वाले वर्कर्स कहाँ से मिलेंगे? फिर आपको नीचे 4 एजेंसीज के नाम दे देंगे. ये उल्टा इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि ऊपर एक एजेंसी का नाम दे दिया और नीचे अलग अलग तरीके के वर्कर्स के नाम दे दिए कि इनमें से कौन सा वर्कर इस एजेंसी के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है. तो आपको इन सब की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन एकदम अच्छे से याद करनी है कि कौन सी टाइप के रिक्रूटमेंट से किस तरीके के बंदे अपन रिक्रूट करते हैं. देन नेक्स्ट, ट्रांसफर इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन शिफ्ट टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और ऑल ऑफ दीज. All of these. ऑल ऑफ दीज सारी चीजें ट्रांसफर के अंदर ही इंक्लूड होती है. और ट्रांसफर में क्या होता है? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? Horizontal. हॉरिजॉन्टल. Transfer involves change in salary also. True or false? False. False. Then next time, match the following. A horizontal movement of employee. Horizontal में क्या आ जाएगा? Transfer. Vertical shifting of employees क्या आ जाएगा? Promotion. Then 10th वाला again complete the sentence है. 10th 11th इन दोनों को छोड़ दो.
12th पर आ जाते हैं. Which of the following is not a limitation of internal source of recruitment? Internal source की क्या limitation नहीं है? It reduces the productivity of the organization. Spirit of competition among the employees may be hampered. The employees may become lethargic. It is cheaper. इनमें से क्या इसकी limitation नहीं है? B. Second. Spirit of C. competition among the employees may be हाँ. सब limitations है. ये तो सब लिमिटेशन है. अपन पूछ रहे हैं कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है. तो इट इज चीपर. ये इसकी एडवांटेज है. इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट जो होता है वो चीपर होता है, तो वो इसका एडवांटेज है. और एडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो एडवांटेज को मार्क करना है ना. लिमिटेशन तो तीनों ही है. ये प्रोडक्टिविटी रिड्यूस करता है क्योंकि मेरे को लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में से सेलेक्ट करना पड़ता है. एम्प्लॉय में बिकम लेथार्जिक. जब उनको मालूम है कि मेरा टाइम बाउंड प्रमोशन होगा ही होगा, तो मैं लेथार्जिक हो जाता हूँ. मैं काम परफॉर्मेंस पे ध्यान नहीं देता. स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमंग द एम्प्लॉइज में भी हैम्पर्ड. जब 4 एम्प्लॉय है, 4 असिस्टेंट मैनेजर है, 4 में से एक का प्रमोशन हो गया, 3 वहीं उसी पोजीशन पे रह गए, तो उनकी जो कंपटीशन स्पिरिट है वो खराब हो जाती है. मैंने नहीं बताया था कि कई जगह के ऊपर ये क्या होता है कि मैं मेरा काम तो पूरा कर नहीं रहा, दूसरे का काम खराब करना चालू कर दूंगा. जो 4 मैनेजर है, 4 मैनेजर एक दूसरे का काम खराब करना चालू कर देंगे, तो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगी. जो हेल्दी कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन की जगह वो अनहेल्दी कंपटीशन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये तो तीनों लिमिटेशंस है. जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? इट इज चीपर. क्योंकि वो तो क्या है? एडवांटेज है उसका कि इंटरनल सोर्सेज चीपर होते हैं, उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती, और एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर कॉस्टली प्रोसेस होते हैं. तो क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, उसके बाद आप आंसर दो. देन नेक्स्ट, फिर ये देखो कंप्लीट द सेंटेंस वाले, ये वाला छोड़ देते हैं. 16th पर आते हैं अपन. डैश स्पेशलाइज इन मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव प्लेसमेंट. मैनेजमेंट कंसल्टेंट. मैनेजमेंट कंसल्टेंट. जो भी स्पेशलाइज नीड्स के लिए होते हैं या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए होते हैं, तो वो कहाँ पर आएगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंट के अंदर. ठीक है. देन नेक्स्ट, फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्निकल, प्रोफेशनल एंड मैनेजरियल पर्सनल, डैश इज मोर सुटेबल. मैनेजमेंट कंसल्टेंट, कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजिंग, या बोथ बी एंड सी. Both B and C. बोथ बी एंड सी. देखो अब यहाँ दिमाग लगाना. यहाँ पे सिर्फ अपने को क्या बोला है? केवल टेक्निकल बोला है, प्रोफेशनल बोला और मैनेजरियल पर्सन बोला है. सीनियर पोजीशन नहीं बोली है. अगर सीनियर पोजीशन बोली होती तो सिर्फ क्या होता है? एडवर्टीजमेंट. यहाँ पे टेक्निकल मिल रहा है, प्रोफेशनल. तो देखो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे को टेक्निकल बंदे मिलेंगे, मैनेजमेंट कॉलेज से मैं रिक्रूटमेंट करूंगा तो प्रोफेशनल बंदे आएंगे वही, और मैनेजरियल पर्सनल्स आएंगे. जितने भी मैनेजमेंट कॉलेजेस, एमबीए वाले कॉलेज में जाऊंगा तो प्रोफेशनल और मैनेजरियल बंदे मेरे को मिलेंगे. तो ये कैंपस रिक्रूटमेंट वाला पॉइंट यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. मैनेजमेंट कंसल्टेंट का भी क्या काम होता है? ये तीनों जने प्रोवाइड करना. तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी. ठीक है. देन नेक्स्ट 18th question. Asta Limited, a cellular network company, approached Quick Consultant Private Limited for the recruitment of top level executive placement. Quick Consultant advertised the job on naukri.com on behalf of Asta Limited. The recruitment method followed by Asta Limited is फटाफट लगाओ दिमाग. क्वेश्चन पढ़ना. अच्छा क्वेश्चन है. इसमें 2 पॉइंट मर्ज करके दे रखे हैं. ढंग से पढ़ो, समझो और फिर बताओ मुझे. हमारी कौन है ये? घर की बातें बाद में करना. हाँ क्विकली साहिल. सर एडवर्टाइजमेंट. नहीं, एडवर्टीजमेंट नहीं होगा. देखो क्या बात कर रहा हूँ मैं. बी और डी में कंफ्यूज. बी और डी में. बी और डी में. या सर सी या डी. मतलब naukri.com है तो वेब पब्लिशिंग भी लग रहा है. और ये ध्यान रखो. देखो अब देखो अपने से क्या पूछ रहे हैं. द रिक्रूटमेंट फॉलोड बाय आस्था लिमिटेड. अब आस्था लिमिटेड ने तो क्या काम करा है? अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है हॉट्स का, इसलिए मैंने आपको बोला. आस्था लिमिटेड ने रिक्रूटमेंट किस तरीके से करा है? आस्था रिक्रूटमेंट क्विक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास में गई है ना. जो क्विक कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड है उसने naukri.com के ऊपर एडवर्टाइजमेंट डाला है ऑन बिहाफ ऑफ आस्था लिमिटेड. आस्था लिमिटेड ने डायरेक्ट नहीं डाला. अगर आस्था लिमिटेड डायरेक्ट naukri.com पे डालती
तो क्या आंसर होता? वेब पब्लिशिंग। मगर आस्था लिमिटेड ने क्या करा है? आस्था लिमिटेड तो क्विक कंसल्टेंट के पास में गई है, तो ये किस में आ जाएगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंट के। समझ में आ रहा है? अगर आस्था लिमिटेड डायरेक्ट naukri.com के ऊपर अपने एडवर्टीजमेंट प्लेस करती तो वो किस में आता? वेब पब्लिशिंग के अंदर आता। मगर अगर आस्था लिमिटेड नौकरी किसी कंसल्टेंट एजेंसी के पास जा रही है और टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव को रिक्रूट करने के लिए, तो मैनेजमेंट कंसल्टेंट आएगा। और अगर आस्था लिमिटेड क्विक कंसल्टेंट के पास जाती है अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड लेबर्स के लिए, तो वो किस में आता? प्लेसमेंट एजेंसी में आता। तो आपको ये जो पॉइंट्स है सारे रिक्रूटमेंट वाले बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वापस बता रहा हूँ कि बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे, तभी आपको एग्जैक्ट पता पड़ेगा कि कौन से क्वेश्चन के अंदर क्या चीज की डिमांड हो रही है। ठीक है, देन नेक्स्ट, डैश मेंटेन डेटा बैंक ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट टू रिक्रूट राइट टाइप ऑफ पर्सन। देखो सेम, अभी ये 19th का आंसर देखो 18th के अंदर दे रखा है। 18th में क्या करा? डैश मेंटेन बैंक ऑफ पर्सन विद डिफरेंट क्वालिफिकेशन एंड स्किल एंड इवन एडवर्टाइज द जॉब ऑन बिहाफ ऑफ देयर क्लाइंट। तो क्विक कंसल्टेंट ने क्या करा था? आस्था कंसल्टेंट के बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट पोस्ट करा, तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंट। समझ में आया? Yes, sir. समझ में Yes, लोगों sir. को? देखो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ही अपने को आंसर मिल गया कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट का क्या काम होता है कि ये एक तो डेटा बैंक रखते हैं अपने पास में अलग अलग क्वालिफिकेशन और स्किल्स के एम्प्लॉइज का, प्लस ये अपने क्लाइंट के बिहाफ पे एडवर्टीजमेंट भी पोस्ट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट, डैश प्रोवाइड अ नेशन वाइड सर्विस इन मैचिंग पर्सन डिमांड एंड सप्लाई। अब नेशन वाइड आ गया, देखो टर्म याद रखना किसका होगा? नेशन वाइड। They compile biodata of large number of candidates and recommended suitable name to their clients. They charge fee for their services. They can even entice the needed top agencies from other companies by making the right offer. ये चीज अपन ने अभी किस में पढ़ी थी? प्लेसमेंट एजेंसीज में। प्लेसमेंट एजेंसी करती है ये वाला काम कि दूसरे कंपनी के अंदर कॉन्टैक्ट करके और दूसरे कंपनी के एम्प्लॉइज को मेरी कंपनी में बुलाने के लिए ऑफर प्रोवाइड करती है। ठीक है, कितने बचे हुए? चलो काफी सारे बचे हुए, टाइम हो गया नेक्स्ट क्लास का। तो आज की क्लास अपन यही एंड करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस अपन कल करेंगे। अब आपका जो चैप्टर है वो चैप्टर भी ज्यादा नहीं बचा हुआ, एक आपका सिलेक्शन प्रोसेस बचा हुआ है और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट बचा हुआ है। 2 पॉइंट बचे हुए, फिर आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। फिर इसके बाद में अपन 9 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टाइम है अभी तो आपके Thank एग्जाम you, के अंदर sir. भी महीना पड़ा है पूरा, 1 महीने के अंदर हो जाएगा आराम से, 2 चैप्टर आराम से हो जाएगा। Thank you, sir. ठीक है? थैंक यू सर। ओके, आज की क्लास यही एंड करता हूँ। थैंक यू सर।